एक फरमाइश है आज कि 16 फरवरी को एमपीपीएससी का प्री एग्ज़ाम है, तो उसके हिसाब से कुछ बात की जाए। तो बहुत समय हो गया एमपीपीएससी स्पेशल कुछ बताया नहीं है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि एमपीपीएससी अपने परीक्षाओं के पैटर्न में तरीके में बदलाव कर रहा है, और वो इतना बड़ा बदलाव तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि फिर दूसरे स्टेट के बच्चे ही फ़ायदा उठा जाएंगे। इसलिए कोई आत्मघाती कदम तो एमपीपीएससी नहीं उठाएगा, लेकिन बदलाव निरंतर चल रहे हैं। और बदलावों की प्रक्रिया में दिक्कत ये हो रही है कि कई बार वो प्रयोग ऐसे कर रहे हैं कि वो फिर भी आत्मघाती हो रहे हैं। दिक्कत आ रही है उसमें, एमपीपीएससी के पेपर में जो प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि जब तक आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर लेते, लंबे समय तक कोई प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक परफेक्शन आता नहीं है। और उसमें परफेक्शन नहीं है पेपर में, इसलिए उठपटांग जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। रैंडम ऐसे कुछ तो भी क्वेश्चन है, तो उससे भी तैयारी प्रभावित होती है। बहुत ज़्यादा सरल पेपर होना भी खराब होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होना भी बेकार होता है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस 100% होना भी बेकार होता है, क्योंकि उससे अंदाज पहले से लग जाता है। और पूरा सिलेबस को दरकिनार करके रैंडम ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बना देना, वो भी बेकार होता है। तो सभी जगह बैलेंस करने की ज़रूरत है, लेकिन ये तो पॉलिसी मैटर है, ये अब उनका विषय है, जो भी एग्जाम सेक्रेटरी है और जो लोग हैं, तो वो निर्णय लेंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे और कितना एमपीपीएससी चेयरमैन और उनके मेंबर्स जो है वो उसको ले पाते हैं, ये उनका विषय है। हम लोग कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनकी प्रिपरेशन करके हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी तक के जितने पेपर हुए हैं उनके हिसाब से मैं कुछ अंदाज़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी एमपी की बात आती है तो आप ये याद रखिए कि मध्य प्रदेश की नाम आते ही किन किन चीज़ों का ख्याल आता है। मध्य प्रदेश का जैसे ही नाम आता है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ज़्यादा नहीं आता, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब भी मध्य प्रदेश का नाम आता है तो किन बातों का जिक्र होता है, वो क्वेश्चंस हैं। सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश का नाम आते ही एक सबसे ज़्यादा नाम आता है टाइगर का। तो आपको टाइगर पकड़ना चाहिए। टाइगर पकड़ना चाहिए मतलब टाइगर का नोट्स बनाना चाहिए। टाइगर के ऊपर 4-5 पेज का नोट्स बना सको तो बनाइए, जितने डायमेंशन टाइगर के ऊपर हो सकते हैं बनाइए। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है, और वो मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाया जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो हमारे लिए गौरव की बात है। वहाँ से शुरू करिए नोट्स को। टाइगर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए आप 16 तारीख को यदि टाइगर के ऊपर कोई प्रश्न हो तो आप चौंकिएगा मत, ठीक है। ये मैं पहले जो करता था तो कई लोगों को आश्चर्य होता था कि कैसे निकालते हैं, तो ये सिंपल फंडा मैं आज रिवील भी कर रहा हूँ आप सबके सामने, कि जिसके नाम से जाने जाते हैं उसकी बात करिए, ठीक है। तो टाइगर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर का एग्जैक्ट नंबर, जो पिछली गणना हुई थी टाइगर की, तो कितना नंबर था टाइगर का, क्योंकि हम पहले नंबर पे थे, कर्नाटक दूसरे नंबर पे था। तो दूसरे नंबर वाले के कितने नंबर हैं, क्योंकि वो घुमा के पूछ भी सकता है कि ये नंबर किस राज्य के हैं। तो जनरली लोग जो है उसको मध्य प्रदेश लिखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा, हो सकता है वो कर्नाटक के नंबर लिख दे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये चालबाजी करने लगे एमपीपीएससी वाले, तो मैं आपको उनकी चालबाजियां भी बताऊंगा ताकि आप सतर्क रहें कि वो क्या कर सकते हैं। तो जो लोग अभी कर रहे हैं तैयारी, तो मैं मेरी स्टाइल से थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मध्य प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, एक ये क्वेश्चन हो सकता है। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो टाइगर हैं या टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं,
इन सब में सबसे ज़्यादा संख्या कौन से टाइगर रिजर्व में या राष्ट्रीय उद्यान में है, या फिर हम जिसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में, नेशनल पार्क में और टाइगर रिजर्व में, तीनों में अलग अलग में सबसे बेस्ट कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है। फिर एक कारण पूछ सकते हैं आपसे, टाइगर की पोचिंग क्यों होती है, शिकार क्यों होता है, शिकार होने के कारण। फिर टाइगर का शिकार रोकने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, साइट्स, ठीक है, साइट्स। टाइगर को किसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन कभी आ गया बिल्कुल ही बच्चों जैसा, तो टाइगर किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक, फुर्ती का प्रतीक, तो शक्ति का प्रतीक। ये ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बहुत ही सिली टाइप के क्वेश्चंस। पैंथेरा टाइग्रिस बायोलॉजिकल नेम है, जोलॉजिकल नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। फिर दूसरे नंबर पर मैं, इसलिए चूंकि अभी मैं एनिमल में बात कर रहा हूं, तो दूसरे नंबर पर चीते के ऊपर बहुत सारी बातें हुई है। चीता क्योंकि जो हम कुनो पालपुर को देखते हैं उसको हमने चीते के लिए सबसे सूटेबल माना है, और उसकी कंडीशन नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी है, जहाँ साउथ अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में सूडान, मतलब नीचे, वहाँ पर आपको मिलेंगे टाइगर मिलेंगे। तो टाइगर हम लोग सामान्यतः जिन देशों से लाए हैं, खास करके नामीबिया, तो वो कंडीशंस, वैसा वेजिटेशन, वैसा फ्लोरा फोना, वो सब देखने को मिलता है। तो आप उसको तैयार कीजिए, चीते वाले को। तो भारत सरकार ने, खास करके प्रधानमंत्री मोदी ने जो मीटिंग ली थी, उनमें उन्होंने चीता मित्र कहा था, है ना, हाथी मित्र, चीता मित्र। तो चीता मित्र वाला कंसेप्ट क्या है, चीता परियोजना क्या है हमारी, कैसे हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, और सरवाइव होकर के अभी कितनी संख्या हो गई। अभी भी नए चीतों के, वो तो नहीं आ पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अभी अभी नए बच्चों को छोड़ा है फिर से उसमें। अब तो वो हमारे हैबिटेट के बाहर भी जा रहे हैं, और गांवों में भी आने लगे हैं, शहरों में आने लगे हैं। तो चीता जो है हमारे यहाँ रीएस्टेब्लिश हो गया है ऐसे। और चीता हमारे यहाँ आखिरी में कब दिखा था, ऐसे क्वेश्चन थोड़े हिस्टोरिकल टाइप के। चीते की जो, और ये जो 5 कैट्स हैं जितनी भी, उन 5 कैट्स को भी पढ़िएगा। बिग कैट्स के नाम से विकिपीडिया में सर्च करिएगा। देखिए, अगर आपको बहुत कम समय में क्वेश्चंस क्लिक करवाने हो तो मुझे याद आता तो शायद मैं एक क्लास और लेता इस पे, मुझे याद नहीं आया। अच्छा हुआ इनने किसी ने यूट्यूब पे लिखा, डिमांड की कि थोड़ा ये, क्योंकि हम जितने अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं उतना कोई नहीं कर पाएगा, है ना। उसका कारण है क्योंकि हम समग्रता में, मैं अभी के एग्जाम को, इसको 16 तारीख को देख करके नहीं बता रहा हूँ, ये सदाबहार स्टाइल है हमारा इम्पोर्टेंट बताने का। 16 तारीख है तो एक उत्साह रहता है, अभी अभी रिजल्ट आ जाएगा, अभी आप देखोगे ही, ठीक है। तो ये 2 चीजें जो है आपको इसमें करना चाहिए, ठीक है, टाइगर और चीता। और ये खूब चर्चा में है। कुनो पालपुर का अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, कई बार आया है कुनो पालपुर, ठीक है। जब सफेद बाघ की बात आई थी, व्हाइट टाइगर की, तब व्हाइट टाइगर का क्वेश्चन आया था। तो जिस साल जो करंट अफेयर्स में रहता है उसका क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर हम कुछ नेशनल पार्क्स ऐसे हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं दूसरे स्टेट से, छत्तीसगढ़ से शेयर करते हैं, कहीं महाराष्ट्र से शेयर करते हैं। तो ऐसे कुछ टाइगर, ऐसे जो स्टेट्स हैं उनको भी हमको पढ़ना चाहिए कि तो एक फिक्स पैटर्न है एमपीपीएससी का, नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछने का, टाइगर से क्वेश्चन पूछने का। और अभी चूंकि चीता इंट्रोड्यूस हुआ है तो चीता पे वो क्वेश्चन होता है। तो ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका है उसका, एमपीपीएससी का पूछता है। दूसरा, एमपी का जब भी नाम आता है मध्य प्रदेश का, तो एक और जबरदस्त चीज निकल करके आती है, वो है हमारा भीमबेटका। तो ऐतिहासिक में, पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। यूं तो फिर सांची भी है। तो हिस्टोरिकल टूरिज्म, अगर हम ऐतिहासिक पर्यटन के हिसाब से देखें और खास करके प्रागैतिहासिक पर्यटन के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भीमबेटका से। ये क्वेश्चंस है ना, पेपर सेटिंग करने वाले को ललचाते हैं, ये उसके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करते हैं कि मुझे भीमबेटका का क्वेश्चन पूछना चाहिए। और
अगर वो टाइगर नहीं पूछता, भीमबेटका नहीं पूछता, ऐसा नहीं, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं क्राइम कर रहा हूँ, मतलब मैं गलत हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। तो भीमबेटका के क्वेश्चन कई लेवल पे आ सकते हैं। कौन से एज से जुड़ा हुआ है, उसके जो वॉल पेंटिंग है वो किस टाइप की है, दीवार भित्ति चित्र जो हैं वो कैसे हैं, खास करके कौन कौन से डायग्राम हैं जो वहाँ उन्होंने बनाए, कौन से चित्र बनाए हैं, कलर पैटर्न क्या हैं, वो मनुष्य तो जो हम बताते हैं आपको होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस, नर्मदा मैन, तो होशंगाबाद का हथनोरा, वो क्वेश्चन बहुत फेमस है। डॉक्टर अरुण सोनकिया बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, जीवाश्म की बात जो हुई है, तो ये सब सीधे सीधे प्रश्न हैं। डॉक्टर अरुण सोनकिया, नर्मदा मैन, भीमबेटका के भित्ति चित्र, मध्य पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण की जैसे ही बात आएगी तो माइक्रोलिथिक टूल्स जो आपको देखने को मिलेंगे मानव संग्रहालय में भी, सूक्ष्म पाषाण उद्योग, माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री, और जो कलेक्टोनियन फ्लेक्स से मिलती जुलती है, कलेक्टोनियन फ्लेक्स, तो कलेक्टोनियन संस्कृति फ्रांस की, उससे मिलती जुलती, यूरोप की संस्कृति कह सकते हैं, यूरोप की जो पुरापाषाण संस्कृति है कलेक्टोनियन, उसके जैसे ही माइक्रोलिथिक टूल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पत्थर के औजार हैं जो चीरने फाड़ने और उनके काम आते हैं। तो सामान्यतः जो हैंडेक्स और क्लीवर थे वो एकदम लोअर पेलियोलिथिक के थे, मिडिल पेलियोलिथिक के, है ना, बाद में जाकर के मेसोलिथिक के। तो ये मेसोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक और मिडिल पेलियोलिथिक, ये पूरा भीमबेटका का इंडस्ट्री है, उद्योगों के औजारों की इंडस्ट्री है। तो ये आपको क्वेश्चंस तैयार करना चाहिए। और एक और बहुत ज़बरदस्त नाम आता है डॉक्टर वाकणकर, बीच में अभी 100 साल मनाए थे उनकी जन्म शताब्दी के, तो डॉक्टर वाकणकर, यूनिवर्सिटी थी विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, कि उन्होंने सर्वप्रथम भीमबेटका की खोज की थी। पहले उसके पहले किंवदंतियाँ थी कि भीम यहाँ आए थे और यहाँ बैठे थे, और वो जो भी है कई तरह की बातें हैं। गुफाएं पूरे भारत में जहाँ जहाँ पे भी वो पांडवों से जुड़ी जाती है, पांडवों की गुफाएं, तो पांडव गुफा और भी कई जगह पर है। तो मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो इसकी स्टडी जिसने नहीं की है अभी तक, तो पहले से कर रखी है तो रिवाइज करें, क्योंकि अभी 3-4 दिन मिलेंगे आपको तैयारी करने के। 16 तारीख को एग्ज़ाम है, अगले संडे को, तो सैटरडे संडे, हाँ संडे, तो ऐसे जो है आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, नेक्स्ट मैं और भी बता सकता हूँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस, सांची बहुत इंपॉर्टेंट है, सांची पे हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी सब तरफ से एक एक सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, बाकी आप लोग इसके जैसे क्वेश्चंस, और जैसे मैंने अभी एक कान्हा नेशनल पार्क में दे देता हूँ होमवर्क में, नेशनल पार्क में कान्हा नेशनल पार्क ले लीजिए, एनिमल में टाइगर ले लीजिए और चीता ले लीजिए, उधर कूनो पालपुर और कान्हा 2 ले लीजिए मेरी तरफ से। बाकी तो करना ही है आपको उस पैटर्न वाले सारी चीज़ें। ठीक वैसे ही इधर भीमबेटका और सांची ले लीजिए, बाकी आप करते रहिए। अब मैं आपको टूरिज्म में ही ले जाना चाहूँगा, लेकिन पचमढ़ी ले जाना चाहूँगा। जब भी कभी मध्य प्रदेश की बात आती है तो लोगों को पचमढ़ी याद आता है, ठीक है। तो पचमढ़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन बन सकती हैं। एक तो पचमढ़ी अपने आप में इस वाली साइट है, प्रागैतिहासिक वाली साइट है, प्री हिस्टोरिक साइट है, प्रोटो हिस्टोरिक साइट है, भीमबेटका की तरह ही वहाँ पर भी गुफाएं हैं। और मैंने आपको बताया था डोरोथी डीप और इस टाइप की जो कुछ ऐसी गुफाएं हैं जो बहुत ही मतलब, और टाइगर वहाँ पे भी जिक्र आता है, टाइगर, क्योंकि सतपुड़ा नेशनल पार्क का पार्ट है, सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आएगा तब वो पचमढ़ी रहेगा, नेशनल पार्क का नाम आएगा तब वो सतपुड़ा नेशनल पार्क रहेगा, और बाकी पचमढ़ी साइट है, टाइगर वहाँ पर है ऑलरेडी, घना जंगल है। धूपगढ़, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है धूपगढ़, लेकिन मध्य प्रदेश को जो क्वेश्चन पूछने में मज़ा आता है MPPSC वालों को, वो बार बार हिल्स के ऊपर जाता है, और वो मैकाल और उनके साथ में तुलना करना बताता है। महादेव पर्वत, कौन सी श्रेणियां हैं, महादेव पर्वत की श्रेणियां हैं। तो 3 तरह की चीज़ें होती है, एक तो पर्वत होता है, पर्वतराज हिमालय की तरह, माउंटेन, एक वर्ड होता है माउंटेन, एक होता है हिल्स,
और एक होता है रेंजेस, हिल रेंजेस। तो आपको ये वाला टॉपिक करना चाहिए मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत सिंपल है। एमपी की तैयारी को आप ऐसे हमारे 10 लेक्चर इस टाइप के सुन लीजिए और उस हिसाब से घेर लीजिए तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाहर नहीं आता कुछ भी, क्योंकि बहुत से लिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। जैसे आप यूपीएससी में दायरा बहुत बड़ा है ना, उसको एकदम ऐसे सिमेट नहीं सकते। एमपीपीएससी को पूरा आप समेट करके अपने हाथों में गोदी में भर सकते हैं। ठीक है, बस करंट अफेयर्स का हर साल ख्याल रखिए, निकालते जाइए, है ना। मेंस जब तक निकालेंगे नहीं तब तक निकालते जाना है प्री मेंस निकाल लेंगे तो उसी साल आपका है। तो इसीलिए मेंस निकालने की, मेंस अभी भी दिक्कत है, क्योंकि वो बहुत डायरेक्ट पिन पॉइंट आपको फिर लिखना आना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉपी चेक करने वाले सब गधे हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकते। कई बार आप अच्छा लिखेंगे बाहर हो जाएंगे, खराब लिखेंगे अंदर हो जाएंगे, ये हमने भी देखा है कई बार। तो ये तो प्रॉब्लम है। फिर हनुमान जी और अगरबत्ती बहुत काम आती है। ठीक है, वही बचाते हैं आपको, बाकी तो आप मेहनत करते रहिए। वो कोई ये थोड़ी हमारी यहाँ की प्रॉब्लम है। दूसरा, चलिए तो पचमढ़ी वाले के बाद में इधर आइए। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्लेसेस में दूसरे प्रकार के नेचुरल साइट्स पे चले गए थे हम लोग, थोड़ा उसमें चले गए थे। अब हम एक ऐसी साइट में जाएंगे जो मंदिर समूह है। जब भी मध्य प्रदेश की बात आती है तो खजुराहो को याद किया जाता है। तो देखिए मैं जो बता रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए एमपी टूरिज्म वाला भी अगर शुरुआत करे, किसी विज्ञापन को बनाए, तो इन्हीं सब लोगों चीज़ों को तो लेता है। तो एमपी टूरिज्म का विज्ञापन देख लो एमपी टूरिज्म की साइट पे जाकर के देख लो किन किन चीज़ों को हाईलाइट किया है, उन्हीं को तो आपको करना है। ठीक है, तो खजुराहो की बात आती है। खजुराहो को मंदिर समूहों के लिए जाना जाता है। और सबसे पहले कि ये 1000 साल पहले, 1000 ईस्वी में बनाए गए थे, 1020 साल पहले लगभग, और चंदेल राजाओं ने बनाए थे खास करके। तो प्रॉपर आपको लिखना है कि कौन सा राजा था और कब कंप्लीट हुआ, और उनमें मंदिरों के समूह में मंदिर किस किस नाम से मंदिर हैं वो आपको लिखने हैं। कि 64 योगिनी मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, बोरमदेव मंदिर है, जो भी मंदिरों के नाम हैं वो आपको नाम लिखने हैं। फिर ये कौन सी शैली में बने हुए मंदिर हैं, तो ये थोड़ा आर्ट एंड कल्चर वाला, जो मैं जब हम नागर शैली की बात करते हैं तो उत्तर भारत की नागर शैली जो है उसमें अधिकांश मंदिर बने। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट शैली जो है यूपीएससी ने पूछ रखा है, पंचायतन शैली, है ना। तो एक मंदिर जैसा है जो पंचायतन शैली, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसके जैसा बना हुआ है। तो वो आपको ऐसे क्वेश्चंस में उलझा सकते हैं। फिर खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, उसके बारे में कोई बात हो सकती है। ठीक है, चलिए तो ये मध्य प्रदेश के बारे में जो हाईलाइट की जाने वाली चीज़ें हैं वो ये वाली हैं। फिर आइए नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं और अलग चीज़ों में चलते हैं। अब हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे थे हम लोग। तो मध्य प्रदेश में 2-3 चीज़ें जो है वो जानी जाती। पहले हम लोग सोया स्टेट थे, अब तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी अभी भी सोयाबीन की मात्रा ठीक ठाक है। सोया का सोइंग एरिया हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो सोयाबीन के लिए और उसके पहले वो जो बनने वाला था ऑयल प्लांट वो हुआ नहीं सक्सेसफुल, उज्जैन वाला, नहीं तो फिर वो बना रहता, हम लोग सोया स्टेट बने रहते। लेकिन अब ठीक है। तो एक तो सोयाबीन के दृष्टिकोण से क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश का हो सकता है वो कपास के माध्यम से। कपास दूसरे नंबर पे जो वेटेज देंगे हम लोग कपास। देखिए राइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो वेस्ट बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है ना। तो राइस बन सकता है बहुत बड़े एरिया में, पूर्वी मध्य प्रदेश में पूरे में राइस उगाया जाता है। लेकिन उसका क्वेश्चन जो है वो राइस का प्रोसेसिंग या राइस मिल्स और वो इस टाइप की चीज़ें जो है वो वैसे क्वेश्चंस है नहीं। तो राइस है अपने आप में, लेकिन आप इधर आ जाइए। तो तीसरे नंबर पर क्वेश्चन बनता है अफीम का। तो 3 इसको समझिएगा इम्पोर्टेंस के हिसाब से। पहला मैंने बताया सोयाबीन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं एग्रीकल्चर में। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आते हैं कपास के, और तीसरे नंबर पर जब वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का फ्रिक्वेंसी है 3 साल में एक बार सोयाबीन का क्वेश्चन, 5 साल में एक बार कपास का क्वेश्चन, नहीं 4 साल में एक बार कपास का क्वेश्चन और 5 साल में एक बार अफीम का क्वेश्चन।
ठीक है, तीनों के बॉटनिकल नेम याद रखिए। यूपीएससी ने एमपीपीएससी ने बॉटनिकल नेम पूछे हैं कई बार, पेपेवर सोमनीफेरम अफीम का, ओराइजा सटाइवा जैसे चावल का है तो वैसा। कपास का क्या है, गोसिपियम स्पीशीज है कपास की, ठीक है, गोसिपियम स्पीशीज। और किसका बताया था, सोयाबीन का, तो सोयाबीन का मैं भूल गया हूँ, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। सोया स्टेट मध्य प्रदेश। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम थोड़ा सा फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं, एग्रीकल्चर से निकल के। देखिए जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो अधिकांश समय मुझे जो याद आ रहा है, मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी में करीब 7-8 बार इरिगेशन के बारे में पूछा है कि सबसे ज़्यादा इरिगेशन मध्य प्रदेश में किससे होता है, तो वेल से होता है, कुएं से होता है। कई जगह ट्यूबवेल लिखा रहता है, कई बार नहरें लिखी रहती है, तो वो सही नहीं है, वेल्स। मध्य प्रदेश, आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ नहरों का जाल है, तो वहाँ पर वेल्स नहीं है, वहाँ पर आपको ट्यूबवेल मिलेंगी और नहरें मिलेंगी। जबकि मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो वेल से होती है, कुओं से होती है। तो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग कुओं का परंपरा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ समझिएगा। अब हम चलते हैं फॉरेस्ट में। मध्य प्रदेश में एक और चीज़ है, मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर भारत के तमाम, हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तब भी क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट अब भी नंबर 1 है। जबकि छत्तीसगढ़ घना जंगल था, तब तो हम नंबर 1 थे ही, सब छत्तीसगढ़ था तो। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद भी फॉरेस्ट अभी भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। तो जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से हम दूसरे नंबर पे हैं राजस्थान के बाद, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कवर। तो केवल फॉरेस्ट कवर से क्वेश्चन आ जाएगा कि कितना प्रतिशत है या सबसे ज्यादा प्रतिशत है, इसी से प्रश्न हो जाएगा? नहीं, इससे नहीं होगा। फॉरेस्ट कवर के मान लेने से नहीं होगा। क्वेश्चन होगा टाइप्स ऑफ प्लांटेशन, या प्लांटेशन नहीं कहेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रीज। वृक्ष कितने प्रकार के हैं, उनकी जातियां क्या है, तो फ्लोरा पे क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि साल, सागौन, ये जो हम सागौन मतलब टीक होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस, इनके शोरिया रोबस्टा और डलबर्जिया सिसु, सीशम, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया बेलेरिका, टर्मिनेलिया चेबुला, आंवला, हरड़ बहेड़ा, तीनों जो मैंने, आम्लिका ऑफिसिनेलिस, आंवला। तो ये सब बॉटनिकल नेम याद रखिए, मध्य प्रदेश का फ्लोरा है और बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोरा है और बहुत डीप फॉरेस्ट है, अच्छा फॉरेस्ट है, अच्छे क्वालिटी का फॉरेस्ट है। और इस फॉरेस्ट की चर्चा लिटरेचर में होती है, इस फॉरेस्ट की चर्चा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होती है, विज्ञान सम्मेलनों में होती है, पर्यावरण सम्मेलनों में होती है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई चीज़ों में होती है, क्योंकि फॉरेस्ट की कटाई की बात आती है। तो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री लगाना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के हिसाब से निगेटिव है। तो मध्य प्रदेश इंडस्ट्री स्टेट शुरू से इसलिए नहीं था, 2 कारणों से नहीं था। एक था फॉरेस्ट और दूसरे थे ट्राइब, है ना। तो इसीलिए आप जो 2005 का फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा मध्य प्रदेश को मिला, क्योंकि यहाँ के आदिवासी समूहों को जमीन के मामले में अधिकार मिले। खास करके वो अब हजारों सालों से तो नहीं कह सकते, लेकिन सैकड़ों सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, सैकड़ों सालों से वो जंगलों में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश के घने जंगलों में रह रहे हैं। पातालकोट जैसे एग्जाम्पल हैं, भारिया के एग्जाम्पल हैं, है ना। भील बहुत प्रसिद्ध जनजाति है, वैसे सबसे ज़्यादा संख्या में बात करें तो गोंड होती है, लेकिन जो प्रसिद्धि प्राप्त की वो भीलों ने प्राप्त की अपनी कला से, ज्ञान से, अपने एथनिक नॉलेज से, एथनोबॉटनिकल नॉलेज से, मेडिसिन से, अपने फेस्टिवल से, अपने उन्होंने जो मेले लगाए, उनके जो कल्चर है, तो इस तरह से भीलों ने बहुत ज़्यादा जानकारी जो है उनके बारे में पूछी जाती है। गोंड के बारे में पूछी जाती है। तो एक में यहाँ चूँकि जंगल हमने लिया है तो ट्राइब्स, मध्य प्रदेश को याद करते ही ट्राइब्स याद आती है। ट्राइबल स्टेट है मध्य प्रदेश, क्या है, एक ट्राइबल स्टेट है। तो वहाँ हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर जाएं तो स्पीशीज़ देखनी है आपको, यानी बॉटनिकल नेम देखने हैं किसके, प्लांट्स के, और कौन से प्लांट सबसे ज़्यादा हैं कोशिश करिए वो पता करें।
डिफॉरेस्टेशन होता है तो उनके क्या क्या कारण है। एफॉरेस्टेशन की तो कोई खास स्कीम हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन किन किन कारणों से होता है। सरकार, मध्य प्रदेश की वन नीति क्या अलग से कुछ है, फॉरेस्ट पॉलिसी, और राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी, फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनी थी, और वन संरक्षण कानून खास करके फॉरेस्ट का। और दो चीज़ें जो है वो चूंकि हम लोग पूरी तरह से रोक नहीं सकते, इसलिए हम मिटिगेशन प्रोग्राम टाइप चलाते हैं। तो एक फॉरेस्ट ट्रेड के लिए ट्राइफेड, तो ट्राइफेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा फॉरेस्ट राइट एक्ट जो संसद ने बनाया, और तीसरा पैसा, तो पंचायत एक्सटेंशन वाला, क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया में अनुसूचित, अधिसूचित क्षेत्र भी बोलते हैं, अनुसूचित क्षेत्र भी बोलते हैं, घबराना नहीं है। दोनों का मतलब नोटिफिकेशन है, ठीक है, दोनों का मतलब नोटिफिकेशन है। कई लोग घबरा जाते हैं, अधिसूचित अनुसूचित, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, होगा कुछ वो प्रॉब्लम भी होगी तो ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है ना, अधिसूचित एरिया में। और अधिसूचित एरिया में जमीनों के जो अधिकार हैं वो मूलतः आदिवासियों को दिए गए हैं। और इसलिए जब मैं अभी ज़मीनों का काम देख रहा था, कंसल्टेंसी हमने कंपनी खोली है और उसके माध्यम से अभी हम ज़मीनों की सहायता कर रहे हैं, पटवारियों की, कलेक्टरों की, एसडीएम की और तमाम लोगों की। और हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारी कंपनी भूज्ञान कंसल्टेंसी, भूज्ञान.com पे जाकर के आप लोग देखेंगे तो वहाँ आपको फॉरेस्ट राइट से जुड़े हुए बहुत सारे लैंड लॉज मिल जाएंगे, ज़मीनों के कानून हैं जिसके तहत बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई है और कोई भी आदिवासी की ज़मीन जो है वो गैर आदिवासी को नहीं बिक सकती, कलेक्टर की परमिशन के बाद भी नहीं बिक सकती। अधिसूचित एरिया में तो बिल्कुल जा ही नहीं सकती। अगर वो शेड्यूल्ड एरिया है ना, जैसे जावा है, जबलपुर, मंडला है ना, तो ये जो एरिया हैं जिन जिलों को अधिसूचित जिले कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के, ये लिस्ट पूछी जा सकती है आपसे, कौन सा जिला अधिसूचित क्षेत्र में आता है, कौन सा नहीं आता है। तो मध्य प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्र, किन किन एरिया में, अधिसूचित एरिया में कौन कौन सी जनजाति रहती है, उसका वर्णन आ सकता है। क्योंकि ट्राइबल की ज़मीन जो है बहुत आसानी से, बहुत कम पैसे में कोई भी बेला फुसला के खरीद सकता है। तो बाकी जिलों में खरीद सकते हैं, बाकी जिलों में भी खरीदने की प्रक्रिया है, लेकिन वो बहुत कठिन है, उसमें कलेक्टर की परमिशन लगती है। बाकी जिलों में कलेक्टर की परमिशन लगती है, अधिसूचित एरिया में कलेक्टर की परमिशन से भी वो नॉन ट्राइबल को नहीं जाएगी, नॉन ट्राइबल को नहीं बिक सकती। वो उसी को कमाने खाने के लिए दी है, जंगल की ज़मीन है अधिसूचित एरिया में, वो उसके लिए है, ठीक है, वो किसी आदिवासी को ही ट्रांसफ़र कर सकेगा। फिर मेरे पास जो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अधिकारियों के कि क्या सर, मान लीजिए कोई व्यक्ति आदिवासी लड़की, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आदिवासी लड़कियों से शादी कर ली प्रॉपर्टी के चक्कर में, लेकिन वो प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं होगी, उनके बच्चों के नाम भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे का सरनेम फादर के नाम से चलता है ना। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपको कहीं काम आ जाए। तो वो शादी उसने अगर ट्राइबल लड़की से की है, अब शर्मा जी हैं और ट्राइबल लड़की वो जनरली काली होगी, ज़्यादातर कलर के हिसाब से ब्लैक होते हैं, उनसे की है संपत्ति के चक्कर में, तो वो फिर ठगे गए हैं शर्मा जी, क्योंकि वहाँ नाम कुछ नहीं होना जाना है, उसी के नाम रहेगी, ठीक है। अर्जित संपत्ति जरूर वो अपने बच्चों को दे सकेगी, जो उसने पैतृक संपत्ति को नहीं दे पाएगी। अभी तो उसमें भी लफड़ा है, कई जगह तो परमिशन देने में उसमें भी कलेक्टर डर रहे हैं परमिशन तो उसमें भी लगेगी। बच्चों का सरनेम नहीं, बच्चों को रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा एसटी का, क्योंकि माँ एसटी की है, शेड्यूल ट्राइब की है, और पति को भी नहीं जा पाएगी। अब यह है कि गैर अधिसूचित एरिया है, अगर नॉन शेड्यूल्ड एरिया है तो वहाँ पर कलेक्टर परमिशन दे सकता है कि बच्चों की परवरिश के लिए बेचना जरूरी है, इसके लिए ज़रूरी है तो पति को नाम कर दो, माँ मर गई तो पति के नाम आ गई, ये ऐसा कलेक्टर थोड़ा अपने विवेक से नॉन शेड्यूल्ड एरिया में कर सकता है। शेड्यूल्ड एरिया में बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ तो संभव ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जो अधिकारियों के पास भी नहीं है और अधकचरी है, जिसकी वजह से वो परेशान है। डे टू डे के जो उनके ऑर्डर्स हैं वो प्रभावित होते हैं और उनके एक्सप्लेनेशन कॉल होते हैं, वो सस्पेंड भी होते हैं ऐसी चीज़ों पे, ठीक है।
तो ये ऐसी टेक्निकल चीज़ें जो है वो आपको जानना है तो वो हमको वैसे ही क्वेश्चन मार दीजिएगा, तो ग्रुप में हम बता दें। बाकी हमारे उस पर चले जाइएगा वेबसाइट पे भूज्ञान.com, उसमें हमने पूरा दिया है डिटेल। पैसा पे क्वेश्चन आ सकता है, पंचायत के चुनाव और ये सब तो आप देखते हैं, लेकिन स्पेशल है वहाँ पर, वहाँ 100% रिजर्वेशन हो गया पैसा में। और ठीक वैसे ही मात्र रिजर्वेशन ही नहीं है, दूसरा ट्राइबल जैसे एडवाइजरी बोर्ड, वहाँ आप देखते हो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड नॉर्थ ईस्ट में, तो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल दोनों आता है ना। तो पहले शेड्यूल एरिया है, सेकंड में ट्राइबल एरिया है, तो आसाम और ये सब ट्राइबल एरिया। तो शेड्यूल 6 हमारी संविधान का जो अनुसूची 6 है वो अनुसूची 6 जो है वो ट्राइबल एरिया है, ठीक है, और ये शेड्यूल्ड एरिया है। तो ये शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्र और वो जनजातीय क्षेत्र, तो आसाम और कुछ जो हैं वो उसमें आते हैं। तो वहाँ पर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड होता है, और यहाँ जो होता है यहाँ होते हैं राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद होती है और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है। और दूसरी चीज़ है कि एक मंत्री ट्राइबल मिनिस्टर जरूर बनाना होता है, एक ट्राइबल मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, जनजाति कल्याण परिषद। ये जनजाति कल्याण परिषद तो हमारे बगल में है, ये तो आरएसएस का प्रोग्राम है, ठीक है। तो वो परिषद, ये तो नहीं, जनजाति कल्याण मंत्रालय, जनजाति कल्याण मंत्रालय। ये पड़ोस वाली बिल्डिंग ये इसी की है, आरएसएस की, जनजाति कल्याण परिषद की। तो वो आरएसएस आदिवासी नहीं बोलते हैं, वो वाला आर्यों के आगमन की थ्योरी पे कंट्रोवर्सी है, वो ऐसा नहीं मानते। आदिवासी शब्द बोलने से एकदम प्रिमिटिव वो हो जाते हैं ना, कि सबसे पहले आदिम जमाने से जो रहते आए हैं, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश खतरे में पड़ जाते हैं तो आदिम जमाने से अगर आदिवासी थे तो फिर ये कहाँ से आ गए? तो फिर बोले नहीं, ये तो बाहर से आए, अभी आए 2000 साल पहले, मतलब 4000 साल पहले जब वेद आए, ऋग्वेद आया। तो वो जो पूरी फिलॉसफी जो आपको भारत एक खोज में दिखाई जाती है, वंडर्स दैट वाज इंडिया में दिखाई जाती है, रोमिला थापर और तमाम जेएनयू की और भारत की तमाम इतिहास की किताबों में जो पढ़ाया जाता है, उसको आरएसएस और बीजेपी नहीं मानते। उनका मानना है कि जो हिंदू शब्द है और आर्य जो हैं वो भारत के मूल निवासी हैं और यहीं के रहते थे, कहीं से आए नहीं हैं। तो हम जो इंडो ईरानियन लैंग्वेज और वो सब मानते हैं, वो सब नहीं है, वो सब वो वाली थ्योरी को पूरी तरह से मना करते हैं। वैसे सभी कहीं कहीं से आए हैं, और मैंने तो कहा था कि सबकी माँ जो है वो अफ्रीका है ना। सबका जन्म स्थान क्या है? एक तरह से मनुष्य मात्र अगर कहीं पैदा हुआ है तो वो साइंस के हिसाब से बात करें तो बायोलॉजिकल साइंस में जब हम फॉसिल्स पढ़ते हैं तो सबकी माँ लूसी एक तरह से, और वो अफ्रीका में, तंजानिया में, तो वहाँ जन्म स्थान है मनुष्य का। उसके बाद सब माइग्रेट हुए हैं, ठीक है। कौन सी किताब है? टोनी जोसेफ, अर्ली इंडियंस, पढ़िएगा, टोनी जोसेफ। बाकी तो विदेशी भी मान रहे हैं, दुनिया भी मान रही है, सब तरह के एविडेंस हैं, लेकिन आरएसएस बीजेपी नहीं मानती, और ठीक है, उसी से हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा हो सकता है। तो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते। तो आदिवासी नहीं, जनजाति, ठीक है, बीजेपी के हिसाब से। अदरवाइज हम लोग सामान्यतः आदिवासी बोलते हैं। तो पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है। कानून के बारे में मैंने थोड़ा लीगल एस्पेक्ट पे ज़्यादा बात कर ली, लेकिन ट्राइब्स हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में ट्राइब्स हैं, ट्राइबल स्टेट बोला जाता है मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन भी आप देखते हैं तो 21% तक दिया हुआ है ना। टोटल रिजर्वेशन में 21% रिजर्वेशन किसका है? ट्राइबल का। जबकि जब हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो 7.5% रिजर्वेशन है, लेकिन मध्य प्रदेश में 21% है। इसका मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका बड़ा हिस्सा, अब तो चूंकि उनमें तो कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होता और उसमें तो कम उम्र में भी शादी हो जाती है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता वो 21% रहे होंगे, वो 25% हो गए होंगे आराम से। तो इस प्रदेश की 1/4 जनसंख्या क्या है? आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर आइए, अब चूंकि रिजीम जो है थोड़ा सा धार्मिक वाला है, अभी जो सत्ता है वो थोड़ी धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देती है। अभी आपने देखा पूरा जो कुंभ है यूपी का, प्रयागराज वाला, पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड है पूरा,
ठीक है, तो होना भी चाहिए सुरक्षा। इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, भारत बहुसंख्यक देशों का, बहुसंख्यक लोगों का देश है, हिंदू हैं सब लोग, हिंदू उत्सव पर्व त्यौहार सरकार को ख्याल रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, खास करके जब हम उज्जैन की बात आते हैं, मुख्यमंत्री भी अभी उज्जैन का ही निकला, तो वो भी है, तो उज्जैन पे काफ़ी ख्याल है। महाकाल लोक, अब ओंकारेश्वर में भी ऐसा ओंकारेश्वर लोक टाइप कुछ बन रहा है, महालोक, ओंकारेश्वर महालोक या जो भी, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट काम चल रहा है। शंकराचार्य की मूर्ति भी है वहाँ, महालोक वहाँ पे भी बन रहा है। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है बागेश्वर धाम पे क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, अगर आ जाए तो समझ लो कि हिंदू राष्ट्र बन गया है ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र की 8 होगी तो मध्य प्रदेश पीएससी वाला बागेश्वर धाम कहाँ है, कौन से जिले में पड़ता है, तो छतरपुर में पड़ता है। तो ये भी याद रखिए, सावधानी तो रख ही सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, बहुत लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। मुझे भी एक दिल्ली में मिले, बोले कि आप एमपी के हैं? बोले हाँ, हमको भी एमपी आना है। मैंने कहा आइए। मुझे लगा है भोपाल इंदौर में से बात करें, बोले हम बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, पर एमपी में तो आएंगे ना वो। तो एक चीज़ जो है वो ये हो सकती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने लग जाएं तो समझ लो कि आहट हो गई है, और ठीक भी है। अब जैसा भी है, जैसा देश वैसा वेश, तो आप देखिएगा इसको। बाकी महाकाल पे क्वेश्चन हो सकता है, महाकाल लोक में उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, कॉरिडोर बना है, ओंकारेश्वर के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ये काफ़ी बड़ा बजट, देखिए सरकार का बड़ा बजट जब लगता है तब भी क्वेश्चंस आते हैं कि सरकार का बड़ा बजट कहाँ जा रहा है, तो बहुत बड़ा बजट लगता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो और कौन कौन से रिलीजियस टूरिज्म में आते हैं मध्य प्रदेश में? चित्रकूट आता है, अमरकंटक आता है, उधर कॉर्नर पे जाएं तो चित्रकूट आता है, अमरकंटक आता है। इधर आप देखें तो ओरछा बहुत चर्चा में रहा था राम राजा की वजह से, क्योंकि ठीक वैसा ही तुलना की गई थी उसकी राम मंदिर से, हाँ अयोध्या के राम मंदिर से तुलना की गई थी ओरछा के राम राजा मंदिर की। तो जो खबरों में रहे, जिनकी तुलनाएं की गई राष्ट्रीय स्तर पर, अखबारों ने जगह दी, वो सब क्वेश्चंस होते हैं। तो धार्मिक पर्यटन को भी ध्यान में रखिए, और मैंने अभी चूंकि पर्यटन में सब तरह से बात कर रहे थे, तो धार्मिक पर्यटन को भी ध्यान में रखिए, और इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी ध्यान में रखिए, और सरकार के बजट के हिसाब से भी ध्यान में रखिए। इसके अलावा भी, और जैसे मैंने अभी ये बताया, एक रावतपुरा सरकार है, रावतपुरा सरकार बड़े प्रसिद्ध हैं, आपने नहीं सुने तो सुनिए, देखिएगा रावतपुरा सरकार क्या चीज़ है। नहीं केस वेस नहीं है, तो बहुत अच्छा सिद्ध पीठ है उनका, जहाँ काफ़ी लोग जाते हैं, खासकर नहीं पकड़ाना वकड़ाना नहीं लिखना अपने को दादाजी धुनी वाले कहाँ के हैं? खंडवा, ठीक है, संत सिंगा जी, ठीक है, इसूरी, वही गाग। तो ये सब कल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो मेले और कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि मेलों से क्वेश्चन बीच में पूछने का ट्रेंड था। मेहर, शारदा मंदिर, मेहर का, ठीक है। तो इस बार के जो 26 जनवरी को जो पिछले 26 जनवरी को और इस बार के 26 जनवरी को जो पद्मश्री मिले हैं, और मध्य प्रदेश से पद्म भूषण पद्म विभूषण तो नहीं है शायद कोई, तो जो है उनका भी थोड़ा सा नाम लिखिएगा। पुरस्कारों में चलते हैं, पुरस्कारों से क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ सम्मान है, जैसे मध्य प्रदेश के सम्मान याद कर लीजिएगा, 2 साल में एक बार देते हैं, कई बार 3 साल डिले चलता है। तो मध्य प्रदेश के सम्मान याद करिए, कालिदास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, किशोर कुमार सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सम्मान की तरफ जरूर आप ध्यान रखिएगा। और थोड़ा खेलों की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। दूसरा जो एक क्वेश्चन बीच में बनना शुरू हुआ था, मलखंब से जुड़ा हुआ, उज्जैन, और मलखंब के लिए एक पत्रकार हैं जिनके नाम पे पुरस्कार, प्रभाष जोशी पुरस्कार। तो मध्य प्रदेश के पुरस्कारों में
प्राइज में एक पुरस्कार जोड़ा गया है, प्रभाष जोशी पुरस्कार। वो मलखंब के लिए दिया जाता है। प्रभाष जोशी जो थे वो खेल पत्रकार थे, जनसत्ता के संपादक भी रहे हैं पहले, और बाकी वो सुशील दोषी जो कमेंटेटर थे उसकी तरह वो भी क्रिकेट में समर्पित थे। क्रिकेट से काफ़ी लगाव था प्रभाष जोशी को, और वो जिंदगी भर उसी की पत्रकारिता करते रहे। सुशील दोषी एक रेडियो कमेंटेटर थे, इंदौर के प्रसिद्ध कमेंटेटर थे, वो चले गए। तो ऐसा खेलों से जुड़ी हुई प्रसिद्ध हस्तियां, हमारे स्टेडियम के नाम, उनसे जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी, और अगर किसी को राजीव गांधी खेल रत्न, और अब तो राजीव गांधी खेल रत्न नाम नहीं रहा, केवल खेल रत्न हो गया, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, हाँ 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 ध्यानचंद के नाम पे हो गया, हाँ। तो हाँ अच्छा, नाम चेंज कर दिया, हाँ जो भी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, है ना। तो इस साल जो कौन कौन से मध्य प्रदेश के लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला था, तो ये थोड़ी सी चीज़ें निकालने का एक तरीका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालने का तरीका है, ठीक है। फिर कुछ, चूंकि हस्तियों की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम कर चुकी हैं मध्य प्रदेश की। तो ये करंट अफेयर्स में अब आपका चैट जीपीटी आपको बहुत मदद करेगा। चैट जीपीटी को बताइए कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जितनी हस्तियां लिटरेचर में काम कर चुकी हैं, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची हैं, हमको बताओ। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हमको बताओ। वो लिस्ट पकड़ाएगा आपको। चैट जीपीटी यहाँ जादू करेगा, क्योंकि गूगल नहीं कर पाता। गूगल में तो आपको साइट पता होनी चाहिए, ठीक है, और यह एकाध वो नाम देगा, ये कंपाइलेशन करके देगा आपको, ढूंढ ढांड के पूरा, सारा मेहनत इसकी है। तो आपकी बहुत सारी मेहनत बच गई। यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए इस वाले में, ठीक है। तो पुरस्कार वाली चीज़ें यहाँ से हो जाए। तो एक दिन में मैंने आपको एमपीपीएससी का बहुत सारा कर दिया। थोड़ा सा मैं एमपी से फोकस हटा के मैं जो बताता हूँ ऐसे ही रैंडम उन पे आता हूँ, ऐसे ही बताता हूँ। सिकल सेल एनीमिया, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि एमपीपीएससी पूछता है या पूछता रहता है। सिकल सेल एनीमिया, अब मैं रैंडम कुछ ऐसे पूछूंगा, आप भी चौंकेंगे, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन उसका मेरे पास कुछ नहीं है, कारण नहीं है अभी। थोड़ा सा हाँ, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट इसलिए क्योंकि अभी अभी पीथमपुर ले जाने का हुआ और उसको इंसिरेशन करने की बात आई थी कि इसको ख़त्म करेंगे, वहाँ जा करके कचरे का निपटान वहाँ होगा। तो भारत में ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे निपटाते हैं, उससे जुड़े हुए कौन कौन से एक्ट हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट को, वो किस कैटेगरी में आते हैं। देखिए, हम तो पढ़े लिखे लोगों की तरह ही बताएंगे। अब एमपीपीएससी वाले यूट्यूब पे क्या पढ़ाते हैं मैं नहीं जानता। एक इंटेलेक्चुअल आदमी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा, अब उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं जानता, वो पता नहीं, मैं देखता भी नहीं हूँ, वो पता नहीं क्या बताते हैं। और मुझे तो एक तो उनका बताने का तरीका और वो सब जमता नहीं है। तो मैं तो अपनी स्टाइल में ही बताऊंगा, जितना आएगा उतना आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट तो एग्जाम्पल है, लेकिन बाकी कचरा निपटान की प्रक्रिया, औद्योगिक कचरा कैसे निपटाया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ था, प्रॉपर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें काफ़ी वो हो गया ड्रामा। तो जो भी है उसको कहें, लोगों की चिंता भी है और होनी भी चाहिए जागरूकता के हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पूरी कहानी जो है वो जिंदा हो गई है भोपाल गैस कांड वाली, क्योंकि उसके पीछे पूरा चर्चा में आ गया है वो, फिर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में आ गया है। तो फिर से वो पीछा नहीं छोड़ेगा, भोपाल गैस कांड कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो भोपाल गैस कांड, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस, उस समय के जो पॉलिटिकल डिसीजंस थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अफेक्ट किया था सब चीज़ों को, तो वो सब चीज़ें रहेंगी। मूवी का नाम कौन सी थी, भोपाल रेन या क्या था, रेन तो था, वो मूवी आई थी पूरी उसके ऊपर, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखिए। और चलिए वापस मैं शिफ्ट करता हूँ अपनी तरफ से। सिकल सेल एनीमिया, सिलिकोसिस, सिलिका की वजह से जो बीमारी होती है, मैं अभी भी सदाबहार क्वेश्चन है ये, सिलिकोसिस। मध्य प्रदेश में गॉइटर की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, गॉइटर, आयोडीन की कमी से गॉइटर।
मध्य प्रदेश में हाथी पांव की बीमारी एलिफेंटासिस, एलिफेंटासिस जब भी कभी एग्जाम्पल आता है एलिफेंटासिस का तो मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल आता है। एलिफेंटासिस किसकी वजह से होती है? हाँ, निमेटोड की वजह से होती। कौन सा निमेटोड है? फाइलेरिया वर्म है, फाइलेरियासिस बोलते हैं हम लोग, सामान्य नाम है उसका फाइलेरिया। वूचेरेरिया बैंक्रप्टाई, वूचेरेरिया बैंक्रप्टाई, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मिट्रल वॉल्व कहां होता है हार्ट में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एमपीपीएससी में वो है विटामिन B2, विटामिन B1, थाइबिन, बेरी, स्कर्वी, विटामिन C बहुत फेमस है, विटामिन D। तो विटामिन का लिस्ट पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको शायद मिल जाए। हार्मोन का लिस्ट पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन उसमें से आने की संभावना है। दोनों में से एक तो पक्का आएगा। हार्मोन विटामिन की लिस्ट पसंद है उसको, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीजेस, संक्रामक रोग, भारत में कौन कौन से संक्रामक रोग हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश में? संक्रामक रोग, एक या दो क्वेश्चन नदियों से जरूर आएगा। नदियों की पूरी लिस्ट तैयार करिएगा, एक या दो क्वेश्चन नदियों की पूरी लिस्ट तैयार करिएगा। सबसे लंबी नदी, सबसे ज़्यादा सहायक नदियों वाली नदी, यानी सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज किसकी है, थोड़ा सा स्पेसिफिक करिएगा। राइट से कौन सी मिलती, लेफ्ट से कौन सी मिलती, उस लेवल पे, इधर उधर ना हो जाए। और फिर उस पर नदी घाटी परियोजना, रिवर वैली प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट। अभी एक बड़ा काम हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्गों के नंबर चेंज हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग तो बने ही हैं। मध्य प्रदेश से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अकल वाला आदमी होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि किन किन डिस्ट्रिक्ट से होके जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके नहीं जाता, ऐसा भी पूछ सकता है। नीचे में से कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके DMIC नहीं जाता। तो अब तो वर्किंग है, काम कर रहा है, चल रहा है वो। तो इंदौर आता है डिस्ट्रिक्ट, रतलाम डिस्ट्रिक्ट आता है, देवास डिस्ट्रिक्ट आता है, तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। या देवास क्या पता आता है नहीं, वो देखना पड़ेगा आपको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। एक क्वेश्चन जो और बदलाव आया राष्ट्रीय स्तर पर, वो MP में भी लाजमी है पूछना, और वो है सबसे बड़ा परिवर्तन हमारा भारतीय न्याय संहिता। क्योंकि IPC बदल गया है, CRPC बदल गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। पहले क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट था, अब उसका नाम हो गया BSS, हाँ BSA हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, एक्ट हो गया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CRPC का नाम हो गया। तो एक तो नाम भी पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे, और एक कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जिनके नंबर चेंज हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं, जैसे 302 मर्डर के लिए सबको याद थी, पूरे भारत को याद थी, तो अब उसका क्या नंबर हो गया? हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, ये कोई MP से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मैं कुछ रैंडम बता रहा हूँ आपको, मुझे जो लग रहे हैं कि ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी नैया पार हो सकती है। बाकी तो खैर सब भगवान के हाथ में है, कुछ MPPSC वालों के और कुछ भगवान के। हमारे हाथ में ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग ये वाली चीज़ कर सकते हैं। हमारे हाथ में ये है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। और एक मध्य प्रदेश में जो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, वो जैसे अभी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा है, लेकिन इसके ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि तो एक इवेंट है। मध्य प्रदेश में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जैसे टेक्नोलॉजी पार्क। टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पर है?
मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का ड्राई पोर्ट कहाँ है, तो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस, तो ये चीज़ें अगर आप देख के जाएंगे तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को कई कारणों से विजिट किया है। तो आप पिछले 5 साल की प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं को, कवरेज को देखिए। एक समय में जब वो आए तो उन्होंने बिरसा मुंडा के नाम से यहाँ पर जनजातीय वो योजना का शुरुआत किया, बिरसा मुंडा के नाम पे, धरती आबा के नाम से, है ना, किया था ना शुरू। हाँ, जनजाति गौरव दिवस, और दूसरा मध्य प्रदेश में उसके बाद से छुट्टी भी रहने लगी उस दिन की। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, मध्य प्रदेश में मोदी आए थे एक रैदास का मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। तो वो कौन से जिले में है, कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, वो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में जाते हैं और किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं, कोई योजना लॉन्च करते हैं, तो ये बड़ा इवेंट होता है, सामान्य इवेंट नहीं होता है। सरकार का खर्चा भी बहुत होता है, कलेक्टरों को बहुत सारी बसेस भर के लोगों को भेजना होता है तो ये कलेक्टरों की ड्यूटी होती है। स्कूल कॉलेज के लोगों के बच्चों को भी उसमें भेजा जाता है, तो काफ़ी बड़ा इवेंट हो जाता है। महकमा, सरकारी पैसा, बहुत कुछ लगता है, और फिर अखबार कवरेज भी अच्छा देते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उतना कवरेज सामान्य दिनों में नहीं मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रधानमंत्री की यात्राएं और उस दौरान होने वाली घोषणाएं, और हाँ, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो कुछ विशेष योजनाएं चलती हैं, है ना, तो कुछ विशेष योजनाएं चलती हैं। और मध्य प्रदेश में जो योजना चली थी वो लाडली बहना योजना चली थी। तो उसमें एग्जैक्ट कितना रुपया दिया जाता है, कब ये योजना लॉन्च हुई थी, उसकी तारीख क्या थी, क्योंकि क्या है कि केवल पैसे दे दिए और ये कर दिया तो उससे बात नहीं बनती, उसको काउंट भी कराना होता है। ढेरों लड़कियां एग्ज़ाम दे रही हैं जिनकी माँ को लाडली बहना में कुछ मिल रहा होगा, उनको खुद को भी मिल रहा होगा, ऐसे लोग भी तो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के माध्यम से भी सरकार अपने कार्यों को गिनाती है, वो भी एक तरह का चुनाव प्रचार है, ठीक है तो वो तभी होगा जब अगर बिजली फ्री दे रहे हैं तो आता है, किसानों को अगर कुछ बिल माफ़ कर रहे हैं तो आता है, और एकदम भारी भरकम सीटें आ जाती हैं। तब भी सीटों की संख्या पूछ ली थी एक बार, बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा नंबर था, बड़ा नंबर था, तो वो प्रश्न पूछने लायक था। तो ये सब भी चीज़ें होती है, तो ये सब स्वाभाविक है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे यहाँ है, हमारे घरों में पॉलिटिक्स पे चर्चा होती है। हमारे घर के सदस्य समाचार देख करके राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इन सब का नाम लेते रहते हैं। तो ये सब होता है, और जब होता है तो फिर वो क्वेश्चन भी बनता है, उसमें बुराई क्या है, उसमें वो कोई वो नहीं है, कोई अछूत वाली चीज़ नहीं है पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर देखिए बड़े रिफॉर्म्स, बहुत बड़े परिवर्तन क्या क्या हुए। कृषि कानून तो नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी कृषि मंडी के संबंध में जो उपज है, तो आप देखेंगे वहां पर एपीएमसीज बनाने की बात आई थी, ठीक है, एपीएमसीज बनाने की बात आई थी, जिनके माध्यम से, तो प्रधानमंत्री मोदी की जब मन की बात आप देखते हैं तो उसमें वो इनकी बहुत चर्चा करते हैं कि लोगों ने एपीएमसीज बना करके अपना खुद का जो है ट्रेडिंग, अभी तो मध्य प्रदेश में भी लोग एक्सपोर्ट करने लगे हैं, किसान सीधा एक्सपोर्ट करने लगे हैं, है ना। तो ऐसी घटना है। अभी आपने देखा होगा कि एक घटना हुई थी हरदा में, वो पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी, और ये तो इस प्रकार के जो घटनाएं होती है। उसके बाद विस्फोटक अधिनियम, विस्फोटक से जुड़ी हुई, मुझे लगता है विस्फोटक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में विस्फोटकों के रखरखाव, उनकी उससे संबंधित कुछ दिक्कत थी, और उसकी वजह से जो है थोड़ी सी क्वेश्चन बनने की संभावना है उसमें। लेकिन बनता नहीं बनता वो एक अलग है, लेकिन यहाँ बनाया जा सकता है। जैसे कचरा निपटान वाला मामला था, हम लोग चाहे भूल जाए, लेकिन क्या होता है करंट अफेयर्स में जो पेपर सेटर है वो पीछे जाता है, तो उसको कई दिनों तक वो खबर मिलती है, तो वो एक अच्छा क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन लोग केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रीशफल हुआ था, आपने पता देखा था कि कितने जितने केंद्रीय मंत्री थे उन सबको मध्य प्रदेश में मंत्री बना दिया गया,
हाँ, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनको वहाँ मंत्री बना दिया गया। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से लोग राज्यसभा में हैं? राज्यसभा में सांसद हैं मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के कोटे से। इस बार 5 लोग गए थे। 5 लोगों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी के भी नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। 5 लोग थे राज्यसभा जाने वाले। मध्य प्रदेश के लोकसभा सदस्य, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य के नाम, और मध्य प्रदेश से खास करके मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है फिर मध्य प्रदेश है। मैं फिर जनरल पे आता हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में मैं आपको फिर चेंज करता हूँ, ठीक है। एंटीकोगुलेंट, मनुष्य के शरीर में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है जो रक्त को जमने नहीं देता? उसका नाम बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। हाँ, हिपेरिन, गुड, हिपेरिन। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता। ऐसे क्वेश्चंस, तो अब ऐसे क्वेश्चन मतलब अब ये खास करके अब मैं, जब हम जूलॉजी पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ, तब हम क्या पढ़ते हैं कि हमको तो आपकी प्रेनिंग ग्लैंड बताइए कि कबूतर में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, या वो मुझे नहीं लगता यूपीएससी जो एमपीपीएससी कबूतर की, खरगोश की, इनकी ग्रंथियाँ पूछेगा, मेंढक की ग्रंथियाँ पूछेगा, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट का विषय है। हाँ, लेकिन मनुष्य की ग्रंथियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी हार्मोन बताया, तो ग्रंथियों के नाम भी। और मनुष्य में चूंकि ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स जैसे कि अवशेषीय अंग, तो मध्य प्रदेश के इस क्वेश्चन में ये ठीक है कि वो उस तरह से नहीं है सब्जेक्ट के हिसाब से, वो एकदम डायरेक्ट अटैच नहीं है, लेकिन अवशेषीय अंगों का, वेस्टिजियल ऑर्गन का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है। इसके अलावा जैसे डार्विन के सिद्धांत हैं, लेमार्क के सिद्धांत हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, ऐसे जनरल सिद्धांत, साइंस के जनरल सिद्धांत, उसकी एक लिस्ट याद करिएगा। जैसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं लेमेंटर की या वेगनर की, है ना। लेमेंटर की क्या पढ़ते हैं, वो पेंजिया की थ्योरी ऑफ पेंजिया। तो ऐसे ज्योग्राफी के सिद्धांत, ऐसे फिजिक्स के सिद्धांत, ऐसे केमिस्ट्री के सिद्धांत, ऐसे बायोलॉजी के सिद्धांत, तो ये प्रिंसिपल्स को, डॉक्ट्रिन्स को, इनको याद करिए, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के कार्ल मार्क्स से लेकर के जीन जैक्स रूसो का क्या है ना, और वेबर का क्या है, नौकरशाही का सिद्धांत है। ऐसे आपको उधर पॉलिटिकल साइंस के जनरल सिद्धांत, समाजशास्त्र के जनरल सिद्धांत 15-15, 20-20 सबका तैयार कर लीजिए, बिल्कुल एकदम टॉप टिप। तो ये जब पेपर जनरलाइज करते हैं तो ये सिंपल क्वेश्चंस भी वहाँ पर कई बार देते हैं। तो ये सब होमवर्क में आप बनाइए। अभी 4-5 दिन है, मैंने जितना होमवर्क दिया है उसको बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। पिछली बार एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, एमपीपीएससी ने पूछ लिया था कितनी तंत्रिकाएं होती है, खास करके ये थोड़ा कोई जूलॉजी वाला फंस गया था तो उसने पूछ लिया था। तो 12 कपाल तंत्रिकाएं होती है, क्रेनियल नर्व्स, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो यहाँ मेरा एक सुझाव है आपके लिए। वो सुझाव ये है कि आप मेमल्स की विशेषताएं पढ़ के जाइए, मेमल्स की, क्योंकि मनुष्य एक मेमल है। मेमल्स की विशेषताओं में आता है वो 12 क्रेनियल नर्व्स। तो बाकी विशेषताएं भी पढ़ते जाइए। हेयर्स, बॉडी कवर्ड बाय हेयर्स, बॉडी कवर्ड बाय हेयर्स। मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी ये मेमल की विशेषता है। मेमल्स यूरियोटेलिक होता है, यूरिया निकालता है, इसलिए यूरिन बोला जाता है, तो यूरियोटेलिक है। मेमल्स में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है उसके ब्रेन में, जबकि बर्ड्स में कार्पोरा बाइजेमिना होता है, उससे पहले सब में बाइजेमिना होता है। मेमल्स कलर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, स्पेशली ह्यूमन कॉन्स और रॉड्स होते हैं आंखों में। रेटिना पे क्वेश्चन होते हैं कई बार। ये आता है कि क्या जब आई ट्रांसप्लांट होता है तो किसका ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो कॉर्निया का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, लूसेंट टाइप की किताब में दिया रहता है कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन। तो थोड़ा सा आँख की संरचना के बारे में, थोड़ा किडनी के बारे में, थोड़ा हार्ट के बारे में, थोड़ा लीवर के बारे में। तो मनुष्य के जो ऑर्गन्स हैं उनकी संरचना, उनके फंक्शन, उनके हार्मोन, स्पेशली स्किन, मेलानिन होता है, केराटिन बालों में होता है, तो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन मनुष्य से जुड़े हुए, ये बहुत जनरल नॉलेज का, जब भी जीएस का पेपर बनता है तो उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बहुत डीप में नहीं जाते वो,
एक जनरल समझ होनी चाहिए इनके बारे में। ऐसे ही केमिस्ट्री में समझ होना चाहिए कि आप नौसादर किसको कहते हैं, कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, पोटेशियम लाल दवा किसको कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट तो ये निम्न में से कौन सा है, क्या है। तो ऐसे केमिस्ट्री के जो सिंपल सॉल्ट हैं उनके नाम, एसिड के नाम, और किसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, ये ऐसे ही फिजिक्स के जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। अभी जो दुनिया को बदलने वाली दो बड़ी चीज़ें चल रही है, एक एआई है और एक क्वांटम कंप्यूटर है। मुझे लगता है एआई से और क्वांटम कंप्यूटर दोनों से क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी तो बहुत बड़ा फील्ड है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन वो पूछता है, तो कई बार रैम का फुल फॉर्म पूछ देता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बचकानी बात कर देता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसे क्वांटम कंप्यूटर से क्यूबिट के आगे कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी क्यूबिट पूछ चुका है, यूनिट क्या होती है, क्यूबिट होती है, तो हो सकता है। हाँ वो वायरस पे उस पर ज़्यादा करता है। हाँ वो तो कर सकता है, तो फाउंडर भी याद करके जाइए, माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, किसके कौन है, तो वो सब भी करिए, अच्छी चीज़ है वो, है ना। लेकिन साथ साथ जो मैं दो चीज़ होमवर्क में दे रहा हूँ, क्वांटम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी इसके जैसे बहुत सारे करने, सब मैंने सैंपल 2 तो दिए हैं आपको, सैंपल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आईटी वाले में और उस वाले में हो जाएंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी लेने की कोशिश की है, हाँ। पॉलिटी मेरा छूट गया है, तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पॉलिटी में मैं 2 होमवर्क देता हूँ, मेरे ही लेक्चर देख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाएगी। तो फंडामेंटल राइट्स, मध्य प्रदेश से कौन कौन संविधान सभा में गया था, उनमें से कोई सवाल हो सकता है कि मध्य प्रदेश से कौन कौन संविधान सभा में गया था। एक और क्वेश्चन पॉलिटी से आता है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य था, ऐसा क्वेश्चन पंचायती राज से। पैसा अभी आपको बताया था, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन था। एक जिला विकास परिषद वो था ना, डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वाला, जिला विकास परिषद नहीं, कोई दूसरा नाम है उसका, क्या नाम है उसका, जिला सरकार, सामान्य भाषा में हम जिला सरकार बोलते हैं उसको, लेकिन एक काउंसिल है, तो उसका नाम लिख लीजिए, वो आ भी चुका है, क्वेश्चन आ गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं सबसे लास्ट में मैं ये बता देता हूँ, बाकी तो बहुत है बताने को, मैं भी कंटिन्यूस 1-1.5 घंटा और बता सकता हूँ, लेकिन अब आप बाकी आपके ऊपर छोड़ते हैं, मेरे हिसाब से भी कुछ होमवर्क कर लीजिए। तो ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, तो उसमें ग्राम न्यायालय जोड़ दीजिएगा। 3-4 मतलब पंचायतों से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें सब मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट। बाकी क्या बता रहे थे, मध्य प्रदेश की योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, नीतियां, पॉलिसी, स्कीम, प्लान, पॉलिसी, स्कीम, प्लान, प्रोग्राम, 4 चीज़ें होती है, पॉलिसी, स्कीम, प्लान और प्रोग्राम। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के हो जाएंगे। बाकी तो नेशनल लेवल पे है ये जो करंट न्यूज़ में है, ठीक है। चलिए, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को परीक्षा के लिए, बेस्ट ऑफ लक, शांति पाए।